इस वर्तमान की सरकार में आप देखिएगा, कोटेदार हो, चाहे बिजली कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे मजदूर हो, सब प्रदर्शन पे बैठे हैं, सब धरने पे बैठे हैं, सब अपने से प्रताड़ित हो रखे हैं इनकी सरकार से। भविष्य क्या देखते हो 2024 में एक बार फिर से अगर बीजेपी सरकार बनती है? अभी भी भविष्य कुछ नहीं है और आगे मैं भविष्य देख रहा हूँ कि जो मोदी जी पकौड़ा तलने की बात करते थे वो हम पकौड़ा भी नहीं तल पाएंगे, क्योंकि रिफाइंड इतना महंगा कर दिया है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है। पार्टी की सरकार आई है तब से प्रधानमंत्री जी ने कहा था सरकार बनने के बाद युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। रोजगार के नाम पर युवाओं को छलने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा देश का देखें तो कहीं ना कहीं बहुत एक तबके के द्वारा दबाया जा रहा है, तो एक तबके के द्वारा छिपाया जा रहा है, एक तबके के द्वारा उससे प्रताड़ित हैं बेचारे। कि मुझे जो है ना तेल चाहिए ना चना चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, हमको आरक्षण मिलना चाहिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में हूं और यहां पे हमारे साथ तमाम छात्र। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और देश भर में इसकी चर्चा है। हिंदू सेंटिमेंट्स की बात होती है और दूसरी तरफ जब ग्राउंड स्तर पर जाकर के हम पब्लिक से बात करते हैं तो वहां पर महंगाई और बेरोजगारी। तो जाहिर सी बात है पूरे देश भर में 2 मुद्दों पर इस बार लोकसभा में वोटिंग होनी है। एक तो हिंदू सेंटिमेंट जिसमें राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है और दूसरी तरफ महंगाई बेरोजगारी की भी बात होती है। हम इस समय युवाओं के बीच में हैं, युवाओं से बात करेंगे कि एक बार अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तीसरी बार, तो अपना भविष्य क्या देखते हैं। एग्जामिनेशन चल रहे हैं, सभी अभी एग्जाम दे करके लौट रहे हैं, तो एक एक करके कोशिश करते हैं समझने की। शुरुआत आपसे करते हैं। नाम आपका? मेरा नाम नवनीत यादव है और मैं किस विभाग से? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा विभाग डिफेंस स्टडीज है। डिफेंस स्टडी। जी जी। भविष्य क्या देखते हो 2024 में एक बार फिर से अगर बीजेपी सरकार बनती है? अभी भी भविष्य कुछ नहीं है और आगे मैं भविष्य देख रहा हूँ कि जो मोदी जी पकौड़ा तलने की बात करते थे वो हम पकौड़ा भी नहीं तल पाएंगे, क्योंकि रिफाइंड इतना महंगा कर दिया है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है। और बात की जाए कि क्या कहते हैं हमारे रोजगार की, क्योंकि मैं छात्र हूं तो रोजगार की ही बात करूंगा, सीधी सी बात है। अब अयोध्या पे इतना कर रहे हैं, अच्छी बात है, राम को मना रहे हैं, लगा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो सब है कि अधूरा है, वो सब छोड़िए। लेकिन आपने छात्रों के लिए क्या किया, जो इस देश का भविष्य है? क्योंकि हम लोग कहीं यहाँ से निकलेंगे, वर्ल्ड में बैठेंगे या कहीं संसार के और भी सबसे कंपटीशन होता है, वहाँ तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा तो काम आएगा नहीं। तो अपने छात्रों के लिए क्या किया? पैट का एग्जाम देख लीजिए, कितनी मारा मारी रहती है वहाँ पे, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब इस तरह से 2024 में मैं देख रहा हूँ कि जहाँ खड़ा हूँ वहाँ खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। डिफेंस के छात्र है, अग्निवीर एक बड़ी योजना इसी सरकार में आई। मन में क्या आता है जब ऐसी योजनाएं जब आती हैं? ऐसी योजना मन में आती है तो जो एक भाई हमारा ही जैसा हमारे ही घर से निकला, वो शहीद हुआ था, तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया। सोचो क्या बीती होगी। और हम लोगों ने देखा ये चीज, तो मतलब अग्निवीर पूरी तरह से एकदम निष्फल था और वो कभी सफल हो ही नहीं सकता। अब किसी को भी बड़े से बड़े रक्षा मंत्री पे रहे हों पद पे, या फिर कोई क्या कहते हैं वो रहे हों ऑफिसर बड़े, वो नहीं इसको पक्ष में है। सीधी सी बात है, इससे बहुत घाटे हैं। एक किसी कोई है जो 4 साल, अब तो ये वाली बात हो गई ना कि जब तक गाय दूध दे उसका दूध पिए, उसके बाद छोड़ दो। अच्छा, एक बात और, पॉलिटिकल बातें भी होती हैं, तो देश में इस समय सबसे बढ़िया वर्क करता हुआ पॉलिटिशियन कौन दिखता है? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। कौन? अखिलेश यादव। क्यों जी, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दिख रहे हैं कि जो हमारे लिए युवाओं की बात कर रहे हैं। और हमारे लिए अच्छा नेता वही हो सकता है जो हमारे भविष्य की बात करे, और वो हमारे भविष्य की बात करते हैं, वो युवाओं के लिए सोच रहे हैं, और वो ये सब जातिवाद और ये सब खत्म करके सबको बराबर सम्मान की बात कर रहे हैं। आपका नाम भाई? मेरा प्रेम प्रकाश यादव नाम है। किस किस विभाग से हो? मैं BA से हूँ। ये कौन सा सब्जेक्ट का है? फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र है। क्या माहौल देखते हो अगर एक बार फिर से अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो? युवाओं का बंटाधार हो जाएगा। युवाओं के हाथ में ऐसे कटोरा है और कटोरा आ जाएगा। युवा नौकरी के लिए दर ठोकरे खा रहा है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक बात करें, कंपटीशन की तैयारी तो कर ही रहे होगे? हाँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तमाम लोग आपके साथ वहाँ और भी कर रहे होंगे, तमाम स्टूडेंट जाते हो कोचिंग में, तमाम सारी बातें होती होंगी। वो बातें जो होती हैं वो बातें क्या होती हैं? देखिए, बातें यही होती हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से प्रधानमंत्री जी ने कहा था सरकार बनने के बाद युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। रोजगार के नाम पर युवाओं को छलने का काम किया जा रहा है। आप बता दीजिए, इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भी भर्ती पूरी हुई हो?
अगर कोई भर्ती आई भी तो पेपर लीक हो गया, भर्ती कोर्ट में फंस गई। अरे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं युवाओं को लेकर, और युवा निराश हो चुका है पूरी तरीके से। भविष्य कुछ नहीं देख पा रहा। कोई भविष्य नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, मुझे खुशी है, मैं श्री राम का भक्त हूँ, मुझे गर्व है राम मंदिर बनना है, अच्छी बात है। लेकिन वहीं अयोध्या में एक वेटर के लिए अप्लाई करता है, वेटर के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है, उसको वेटर की नौकरी नहीं मिल रही है। ये कंडीशन है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अयोध्या में वेटर तक की नौकरी नहीं मिल रही। वेटर की नौकरी नहीं मिल रही है, स्वाभाविक है, आज तक के चैनल पे चल रहा है, देखिए उठा के। दिक्कतें काफी है। नाम आपका? मेरा नाम अमितेश पाल है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मेरा किस विभाग से? अर्थशास्त्र विभाग से हूँ मैं। शास्त्र से। जी। देश में एक बार फिर से अगर बीजेपी सरकार अगर बन जाती है तो भविष्य क्या देखते हैं? मैं भविष्य इस प्रकार देखता हूँ कि अभी तक जो बेरोजगारी है अभी तक सबसे उच्चतम स्तर पर है और इससे भी ऊंचे स्तर पर जाएगी। और जो लोग आपको नौकरियों में दिख रहे हैं वो भी जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद सभी लोग एक साथ चलेंगे और फिर वही वाली हालत होगी जो आज से 100 साल पहले थी कि सभी लोग बेरोजगार थे, सड़कों पर चलते, भुखमरी अपने चरम स्तर पर होगी, गरीबी अपने चरम स्तर पर होगी। मैं इसी प्रकार देखता हूँ और इसी प्रकार मैं ये भी देखता हूँ जो भविष्य है युवाओं का वो सबसे ज़्यादा अंधकार में होता है। किसी भी देश की जो निर्माणकर्ता पीढ़ी होती है वो युवा होती है और इन्होंने युवा को इतना निकम्मा बना दिया है क्योंकि ये शिक्षा को इतना महंगा कर रहे हैं और शिक्षा महंगी होती जा रही है। तो और जो गरीब पिछली बार जब 2014 से पहले का आंकड़ा देखते हैं तो केवल 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। अब सरकारी आंकड़े खुद बता रहे हैं कि जो गरीब है वो 80 करोड़ तक बढ़ गए हैं। तो ये ऐसी गरीबी में युवा कैसे पढ़ पाएगा, कैसे अपना भविष्य का निर्माण कर पाएगा? एक बात कर ले, आप अर्थशास्त्र के छात्र भी हैं, ये जानना चाहता हूँ, एक योजना चलाई जो फ्री राशन बांटते हैं, क्या आपकी जो मैथमेटिक्स है, जो अर्थशास्त्री भी है, वो क्या बताती है? युवा क्या सोचते हैं कि ये जो राशन बांटने की योजना है ये क्यों लाई गई होगी? क्या इकोनॉमी जो भारत की है वो क्या कर्व डाउन हो रहा है या इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा किया गया? ये योजना बेसिकली उस समय लाई गई थी जब कोविड चल रहा था। कोविड के समय कुछ लोग थे जो बिल्कुल जो रोजमर्रा की पर डे की मजदूरी करते, पर डे से खाते थे, उनकी मजदूरी बिल्कुल बंद हो गई थी। तो इसीलिए उन्हें बैलेंस करने के लिए रोज योजना लाई गई कुछ महीनों के लिए। लेकिन उसके बाद सरकार ने ये नहीं सोचा कि उनके लिए कोई एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए, ऐसा उन्हें रोजगार दिया जाए कि उन्हें वो अपने आप खरीद कर खाएं, उन्हें सशक्त बनाया जाए। उन्हें धीरे धीरे और अपंग बनाने के कार्य किया गया क्योंकि धीरे धीरे जब आपको किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है उसके बाद आप निकम्मे होते चले जाते हैं। फिर आपको अगर 5 किलो मिल रहा है फिर आप सोच रहे चलो आधा ही पेट खा रहे हैं लेकिन कुछ करना तो नहीं पड़ रहा है। आपको ये मजबूरी में दी गई थी कि आपको खाना मिल जाए उस दिनों में जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जब लॉकडाउन खुला उसके बाद हम देखते हैं कि रोजगार की योजनाएं बढ़ाने के बजाय रोजगार घटाते चले गए। एयर इंडिया बेच दिया और धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन इस तरीके से करते जा रहे हैं कि बेरोजगारी का उस स्तर पे पहुंच गई है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद देख रहे हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है, हमें झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर बनवा दिया, हम बहुत पक्ष में आपके राम मंदिर बनवा दिया, उसके बाद क्या करेंगे आप? राम मंदिर बनवाने के बाद भी तो कुछ है। राम मंदिर से ही हमें खाना थोड़ी मिलेगा, हमें शिक्षा थोड़ी मिलेगी। हम एक उसका अलग पॉइंट हो सकता है, भक्ति का पॉइंट अलग होता है कि हम भक्ति करते हैं, हम भी राम को मानते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हम पूरे 5 साल या 10 सालों तो केवल राम मंदिर के नाम पे भूखे रह लेंगे? या हम तो सर भूखे हैं सर, हमें रोटी चाहिए, हम भूखे रोजगार के सर, हमें शिक्षा, हमें रोजगार चाहिए, हम भूखे शिक्षा के, हमें शिक्षा चाहिए सर। भक्ति तो होती रहेगी। जब भक्ति व्यक्ति तब करता है जिसका पेट भरा हो, तो हमारा सर पेट खाली है सर, तो हमें सर खाना दीजिए सर, हमें रोजगार दीजिए, हम रोजगार के भूखे सर। भक्ति तो जब आदमी मरता है तो मरता हुआ आदमी राम तब बोलता है या तो जब उसका पेट भरा हुआ होता है, वरना आदमी पहले रोटी चिल्लाता है। मरता हुआ आदमी रोटी चिल्लाएगा और जो जिसका पेट भरा हुआ होगा वो राम चिल्लाएगा। तो राम ने भी कभी ये नहीं कहा था कि हमारा मंदिर बना दीजिए। राम ने तो पहले राम राज्य में भी तो उन्होंने यही कल्पना की थी कि सभी लोग बराबर में आ जाएं, सभी को खाना मिले, सभी रोजगार हो, सभी समान शिक्षा में हो, सभी खुश हों। तो यहाँ पर देख लीजिए ना, उठा के आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए कितने लोग खुश हैं, कितने लोग कितना राम को ये फॉलो कर रहे हैं। अगर राम को फॉलो करना है तो उसी हिसाब से चलिए ना। हमारे शंकराचार्य ने मना कर दिया कि शंकराचार्य ने मना कर दिया कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है पूर्ण तरीके सही तरीके से नहीं हो रही है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि राम राज्य लाइए, हम बहुत पक्ष में, लेकिन राम राज्य वो वाला लेके आइए कि जिसकी गांधी जी ने कल्पना की थी, जिसकी सभी ने कल्पना की, वो वाला राम राज्य ना लेके आइए मनुस्मृति वाला कि जो लोग जातिवाद मत पढ़ाइए, ये चीज कुछ भी मत पढ़ाइए, बस हम रोजगार की मांग करते हैं, रोजगार चाहिए। आपका नाम है? मेरा नाम कांची सिंह है और लॉ स्टूडेंट है। लॉ स्टूडेंट है। भविष्य क्या देखते? सेम प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर एक बार फिर से अगर बीजेपी सरकार बनती है तो भविष्य क्या देखते हैं युवा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही कम अल्फाजों में और पूरे चैनल के सामने ये चीज कही थी कि हम रोजगार पकौड़े तलने का काम कहा था।
पकौड़े के खुंचे लगते हैं, रेड़ी लगती है रोड किनारे, रेड़ी नगर निगम वाले लगाने नहीं देंगे। तेल खरीदना हमारी हैसियत नहीं है, क्योंकि तेल वगैरह बहुत महंगा हो चुका है, जितनी भी सामग्री है महंगी हो चुकी है। तो आखिर इस समय का युवा आखिर करेगा क्या? प्रधानमंत्री जी वहाँ पे राम मंदिर बनवा रहे हैं, ठीक है, राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन हमने उस विषय के बारे में सारी चीजें सुनी है कि जो राम मंदिर बन रहा है तो हमारे जो हिंदू समाज के जो शंकराचार्य हैं वो भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम हिटलर के माफिक, बिल्कुल किसी की उनको नहीं सुनी, चाहे शंकराचार्य बोलते रहे, चाहे हिंदू धर्म गुरु बोलते रहे, चाहे कोई भी बोलता रहे, उससे हमारे प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ने आ रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब तक मंदिर पूरा बन नहीं जाता है उसमें मूर्ति की स्थापना नहीं की जा सकती, लेकिन उससे भी हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एक सिंपल काम है कि वोट बैंक की राजनीति उनको करनी है। 24 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करा दिया है। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या सोच रहा है, जनता क्या सोच रही है, हिंदू धर्म क्या सोच रहा है। नाराजगी काफी है यहाँ पे। आप भी लॉ स्टूडेंट हैं, भविष्य क्या देखते हैं अगर एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनती है तो? देखिए, हमें गेहूं मिल गया, हमें चावल मिल गया, हमें तेल भी मिल गया, हमें नमक भी मिल गया, हमें चना भी मिल गया। अगर ये रोजगार भी दे दें, और ये छात्र दर दर मारा फिर रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, पिछले छात्रों का जो है हमारा आरक्षण मार दिया जा रहा है, ठीक है। आप एक विशेष जाति के हैं तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी, आपको रोजगार भी मिल जाएगा, आपको विश्वविद्यालय में एडमिशन भी मिल जाएगा। अगर आप पिछड़े हैं, दलित हैं, जैसे कल हम लोग ने रोहित वेमुला का जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा था, वो अंबेडकर एसोसिएशन के थे। उन्होंने गरीब दलित पिछड़ों की बात करते करते अपने प्राण त्याग दिए। उनको इतना प्रताड़ित कर दिया गया था कि वो जो है बताइए हॉस्टल में जो है आत्महत्या कर लिए। तो यहाँ दलित पिछड़ों का अधिकार मारा जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा, मैं भी भक्त हूँ, मैं सुबह पूजा करके घर से निकलता हूँ। हमें मंदिर घर में जब बना लिया है तो हमें पूरे देश में बनाने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल बनाइए, कॉलेज बनाइए, स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा की बात करिए, बिजली पानी की बात करिए। जो गरीब दलित पिछड़े छात्र हैं, जो छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं या जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, वो दौड़ते दौड़ते मैरिट जिनकी नहीं है। अब ये बताइए, एक नॉर्मल सी बात ले लीजिए, एक गरीब दलित पिछड़ा बच्चा है जिसके पिताजी मजदूरी करते हैं और वो अपनी मेहनत से 60% ला के पास हो जाता है और 70% मार्क्स मेरिट मांगते हैं विश्वविद्यालयों में। और एक वहीं जो है पूंजीपति का लड़का है, वो 70-80% लाता है। उसकी शिक्षा में और आम शिक्षा में कितना अंतर है, ठीक है। उसके ऊपर प्रेशर रहता, मेरा बाप मजदूरी कर रहा है, मेरा बाप किसानी कर रहा है, मेरा बेटा मैं कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, दिन रात मेहनत करके पढ़ा रहा है। मैं यही कहूँगा कि मुझे जो है ना तेल चाहिए ना चना चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए। हमको आरक्षण मिलना चाहिए, उतना तो मिलना चाहिए जैसे हम पिछड़ी जाति से आते हैं। तो हमारी जो आबादी उत्तर प्रदेश में है 65 से 60% तक है। जातिगत जनगणना कराए सरकार और हमें हमारा। आपका नाम? शोभित सिंह यादव, विभाग से? समाज कार्य विभाग से। आपका एक प्रश्न काफी बार बार आ रहा है, क्या मोदी सरकार अगर रिपीट हुई तो आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं सिंहासन में, बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं है। लेकिन अगर सबसे बड़ा मुद्दा देश का देखें तो कहीं ना कहीं बहुत एक तबके के द्वारा दबाया जा रहा है, तो एक तबके के द्वारा छिपाया जा रहा है, एक तबके के द्वारा उससे प्रताड़ित हैं बेचारे। अगर देखा जाए, अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, कांस्टेबल की वैकेंसी आई, इतनी वैकेंसी आप जान रहे हैं कितने सालों बाद आई हैं। आप देख रहे हैं कांटा 35 लाख के ऊपर पहुंच गया है। समझ रहे होंगे कि बेरोजगारी किस प्रकार की है। इस वर्तमान की सरकार में आप देखिएगा, कोटेदार हो, चाहे बिजली कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे मजदूर हो, सब प्रदर्शन पे बैठे हैं, सब धरने पे बैठे हैं, सब अपने से प्रताड़ित हो रखे हैं इनकी सरकार से। जो भी इनकी सरकार में चल रहा है, इस समय कुछ नहीं सही चल रहा है। एक कोई मॉनिटरी सिस्टम से लेकर के एजुकेशन सिस्टम तक की आप देख लीजिए कि अगर कुछ सही चल रहा हो। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई सबसे बड़ा, बस दूध दही घी पे तक तो जीएसटी लग रहा है। तो सोचिए कि क्या दिन आ गए हैं। क्या यही राम राज्य है? अभी युवा क्या कहता है? 24 में क्या बदलाव लाने के मूड में है? नहीं, युवा बिल्कुल मूड में है, बदलाव के बिल्कुल मूड में। आप यहाँ पे पूरे अच्छे से कैंपेन कर लीजिए, 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा।
20-25 मिनट नहीं, आप आराम से 2-3 घंटे कर लीजिए, आपके सामने सच आ जाएगा कि किस प्रकार विश्वविद्यालयों में खुद ही हालत जर्जर है। अरे प्रोफेसर खुद परेशान है। दिल्ली विश्वविद्यालय के देख लीजिए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव किस प्रकार बाहर निकाले गए। जाति देख के सब कुछ डिसाइड किया जा रहा है। मेन एस्पेक्ट्स यहाँ पे सिर्फ कास्ट को रखा गया है, रिलीजन को रखा गया है, ये मेन फैक्टर है। इस प्रकार विश्वविद्यालयों में हालत जर्जर है। शिक्षक संघ का चुनाव हो रहा है, छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। छात्र अभी परेशानी है, स्कॉलरशिप पूरा तैयारी कर रहे हैं, पूरा सिनेरियो बैठा रहे हैं कि ये स्कॉलरशिप ना ले सके, कुछ ना कुछ लगा रहे हैं। अभी इसमें कुछ रीचेक में भी कुछ ना कुछ लगाने लगेंगे, फिर फोटोकॉपीज दो, ये दो वो, उसके बाद भी छात्र की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। फिर ये बता रहे हैं कि ये विश्वविद्यालय किसी के बाप की बपौती नहीं है, जिस प्रकार आप ये लूटने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हो जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवाजी यादव है। मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ, लेकिन फिलहाल यही प्रशासन के विरोध के चलते निलंबित हूँ। झूठे मुकदमों में फंसा दिया। हम छात्र संघ वाली जो मोर्चा था उसमें धरने पे बैठे थे, उसके बाद हम लोगों का एडमिट कार्ड रोक दिया जाता है। किस प्रकार से हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है, तो एकदम प्रशासन पूर्ण रूप से तानाशाही पे हावी है। आप कल ही एक न्यूज़ देखे होंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रकाशित हुई है कि ये शिक्षक जो अभी नई भर्ती हुई है, जो उनमें शिक्षकों को धन उगाही का मामला सामने आया है। तो भी ऐसे कई घोटाले सामने आएंगे, और हम तो यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं, हमारे लोहिया जी जो कि क्रांतिकारी है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? उनसे कोई दुश्मनी नहीं किसी की है। फिर भी बताइए, प्रतिमा को खंडित करने से क्या मिलेगा? उनके आदर्शों को नहीं तोड़ पाए, उनके जब वो जीवित थे तब उनको नहीं हरा पाए, तो अब उनके आदर्शों को, उन पे चलने वाले लोग बहुत आज भी जीवित हैं, और हम लोग उसी के लिए आज धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग प्रॉक्टर साहब से समय लिए थे 7 दिन का। उन्होंने कहा था हम लोग जो भी ये उपद्रवी तत्व किए हैं उनको पकड़ के उनको सजा दिलवाने के काम करेंगे, किंतु आज तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई जो भी प्रतिमा को खंडित किए थे। तो यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में। क्लियर कट हमने पूछा क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो अपना भविष्य क्या देखते हैं। तो काफी सारी बातें करी। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा आप क्या सोचते हैं, और वीडियो जितना ज्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।